क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, सोडियम हो गया था। सोडियम हो ही गया था। कुछ कुछ खुद से भी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। एक दो कंपाउंड बच गया था सोडियम का, बाकी सोडियम देख ही लिए थे हम लोग। आते हैं, नया मेटल की शुरुआत करते हैं। बैठिए तेजी से, ये ठीक हुआ। कभी कभी फिर बोलेंगे रोशन सर को कि कुछ दिन बाद वो वहां ले चलिए सर। क्या बदलते रहेगा, स्थान बदलते रहता, ताजगी आते रहता। चलिए, तो स्थान बदलते रहता, ठीक रहता है। तो हम लोग सोडियम के बारे में पढ़ लिए थे। एक दो कंपाउंड बच गया था तो कोई खास नहीं था। सोडियम से जुड़े प्रश्नों को बनाए थे, हाँ बन रहा था। आइए शुरुआत करते हैं। मैग्नीशियम पर आते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम में वही सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम परऑक्साइड, ये तीन कंपाउंड बच गया था तो उसको आप देख लीजिएगा, कोई खास है नहीं उसमें। आइए मैग्नीशियम पर आइए। मैग्नीशियम, अगर इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे तो यह किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है? 3। मैग्नीशियम जिसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यही है कि यह वर्ग 2 का है और आवर्त 3 का सदस्य है। वर्ग 2 का है और आवर्त 3 का है, और वर्ग 2 का है, इसका मतलब ये आपका क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु है, और क्षारीय मृदा धातु की भी खासियत होती है कि उनके ऑक्साइड या फिर उनके हाइड्रोक्साइड का भी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो मैग्नीशियम आवर्त 3 और वर्ग 2 का है, और हम जानते हैं कि वर्ग 2 के जो धातु हैं, वर्ग 2 में जो तत्व हैं वे धातु है, और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहने का तात्पर्य तो पहला यही है कि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जो मृदा पर यानी कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर प्रायः मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैग्नीशियम को तो उतना नहीं, लेकिन क्षारीय मृदा धातु में कैल्शियम भी है, उसके तो ऑक्साइड पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो, दोनों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। मैग्नीशियम आपका वर्ग 2 का क्षारीय मृदा धातु है, आवर्त 3 का सदस्य है। यह तो हुआ इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इसकी परमाणु संख्या पर आ जाइए। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 12। परमाणु संख्या को किस में डिनोट करते हैं? जेड में डिनोट करते हैं। पता है कि नहीं पता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, और इसका आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3s2 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p6 और 3s2। ये आपका हो गया क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12 पुर ज्ञान जी। और पहला कक्षा में कितना? दूसरा कक्षा में 8, अंतिम कक्षा में
2। पहला कक्षा के S सबसेल में 2, दूसरा कक्षा के S सबसेल में 2 और दूसरा कक्षा के P सबसेल में 6, यानी दूसरा कक्षा में टोटल 6 2 8 और इस तरह से अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और इसका जो द्रव्यमान संख्या है 24 है, और परमाणु द्रव्यमान भी इसका कितना होगा, लगभग 24 mu का 23.9 होता है, तो जिसको हम क्या मानकर चलेंगे, 24 मानकर चलेंगे। तो मैग्नीशियम इसका परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2। इसका परमाणु संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या 24 है, और परमाणु द्रव्यमान भी कितना, 24 mu। तो इतना तो इसका क्लासिफिकेशन है, नहीं भी बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बाकी मैग्नीशियम जो है, अगर मैग्नीशियम का उपयोग देखेंगे तो मैग्नीशियम में बड़ी खासियत एक है, 2-3 खासियत हमें मैग्नीशियम के बारे में जान लेनी चाहिए। सबसे पहले कि मैग्नीशियम धातु का रंग कैसा है वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोना और तांबा को छोड़कर बाकी जितने भी धातु हैं, सोना और तांबा को छोड़कर बाकी जितने भी धातु हैं, सभी के सभी धातु चांदी की तरह क्या होते हैं, सफेद होते हैं। तो मैग्नीशियम भी चांदी की तरह सफेद है, लेकिन इसके घनत्व को देखिए। इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो 1.74 या 73 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि मैग्नीशियम का भी घनत्व, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैग्नीशियम का घनत्व 1.74 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि घनत्व तो देखकर आप ये मालूम कर लीजिए कि ये धातु जो है बड़ी हल्की धातु है। घनत्व यानी कि पानी की तुलना में दुगुना भी भारी नहीं है ये, तो घनत्व तो इसका कम है, ये बड़ी हल्की धातु है। और धातु है तो मजबूती तो होगा ही, आघात वर्धनीय और तन्य तो होंगे ही होंगे अगर धातु है तो मैग्नीशियम एक बहुत हल्की धातु है, और इसी गुण के कारण जितने भी हल्के मिश्र धातु होते हैं उनको बनाने में मैग्नीशियम का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम का इस्तेमाल शुद्ध अवस्था में बहुत कम होता है, बहुत कम। लेकिन मिश्र धातु का मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा उपयोग मैग्नीशियम के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। 2 मिश्र धातु, जिसमें एक है डुरेलुमीन, जिसमें एल्युमिनियम और क्या रहता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। उसके बाद एक और है मैग्नीलियम, उनमें भी डुरेलुमीन में कॉपर मैग्नीशियम कम रहता है। डुरेलुमीन, एल्युमिनियम, कॉपर, और इसमें हल्का सा क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, और थोड़ा सा मैग्नीज भी रहता है। एक और ऐसा ही मिश्र धातु है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम में तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। यानी मैग्नीशियम धातु का इस्तेमाल शुद्ध अवस्था में बहुत कम, और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। और मैग्नीशियम से बने मिश्र धातु की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि बड़ी हल्के होते, इसीलिए नाव बनाने में या फिर हवाई जहाज बनाने में इस सब का भरपूर इस्तेमाल होता है। यानी मैग्नीशियम के मिश्र धातु का खूब इस्तेमाल होता है।
तो मिश्र धातु की पहली खासियत यही है कि ये बहुत हल्का धातु है, और धातु है तो मजबूती तो होगी ही होगी, इसलिए इनका इस्तेमाल हल्के मिश्र धातु तैयार करने में होता है। और खासकर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु मैग्नीशियम बनाया जाता है। मैग्नीशियम की खासियत होता है कि बहुत मजबूत और अत्यंत हल्का। मैग्नीशियम मिश्र धातु जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर बनाया जाता है वह बहुत ही हल्का और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। हवाई जहाज बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है वो। तो मैग्नीशियम की एक बड़ी खासियत है कि यह बहुत हल्की धातु है, इसलिए हल्की मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। शुद्ध अवस्था में मैग्नीशियम ज्यादा उपयोगी नहीं है। दूसरी विशेषता मैग्नीशियम पर आइए। अब जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। मैग्नीशियम आपकी एक ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जलता है। किसी भी पदार्थ के जलने के लिए, किसी भी पदार्थ के दहन होने के लिए उपस्थित अनिवार्य गैस कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। लेकिन आपका मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है, मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है, जो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलता है, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलता है। और जितने भी फ्लैश रिबन लाइट होते हैं, फ्लैश लाइट रिबन जिसमें आपको मिलता है क्या? चमकदार श्वेत प्रकाश। दिवाली समय जलाते हैं, फ्लैश लाइट रिबन जैसा होता है जी। फ्लैश लाइट रिबन जो बनाते हैं, चाइनीज लाइट सब जो नहीं आता है, तो उसमें फ्लैश लाइट रिबन जो बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। किसको? मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में रख करके निर्मित किया जाता है क्या? फ्लैश लाइट रिबन, जो खासकर किस प्रकार के प्रकाश देते हैं? श्वेत प्रकाश देते हैं। तो जितने भी फ्लैश लाइट रिबन श्वेत प्रकाश देने वाले होते हैं वह किससे बनाए जाते हैं? मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में रखकर बनाए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, मैग्नीशियम चमकते हैं, और मैग्नीशियम जब चमकते हैं तो किस प्रकार के प्रकाश छोड़ते हैं? श्वेत प्रकाश छोड़ते हैं। तो फ्लैश लाइट रिबन बनाने में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में रखकर श्वेत प्रकाश देने वाले फ्लैश लाइट रिबन को निर्मित किए जाते हैं। सभी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, लेकिन मैग्नीशियम आपको नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जलता है। अब मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलेगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन यह नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जलता है। और ध्यान रखिएगा, आप सोडियम के बारे में पढ़े थे कि सोडियम जलता है तो उसके ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला। सोडियम जलता है तो उसके ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। लेकिन जब मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम के ज्वाला का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। मैग्नीशियम जब जलता है तो इसके ज्वाला का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। इसलिए जितने भी आतिशबाजी में पटाखे निर्मित किए जाते हैं जो चमकदार श्वेत श्वेत रोशनी छोड़ते हैं,
जितने भी ऐसे पटाखे होते हैं जो एकदम चमकदार श्वेत रोशनी छोड़ रहा है, उनमें किसका इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। पटाखों में, फुलझड़ियों में चमकदार श्वेत प्रकाश लाने हेतु कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम जब जलता है तो किस तरह के ज्वाला का रंग होता है? श्वेत रंग का ज्वाला निकलता है। सोडियम जब जलता है तो उसके ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो मैग्नीशियम का घनत्व मात्र 1.74 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि एक बहुत हल्की धातु है। शुद्ध अवस्था में तो ज्यादा मैग्नीशियम का उपयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का मिश्र धातु बनाने में काफी व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम की दूसरी खासियत याद रखना है कि मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। मैग्नीशियम जब जलता है तो इसके ज्वाला का रंग श्वेत होता है। पटाखों, फुलझड़िए, आतिशबाजी वाले बम में चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात मैग्नीशियम के संदर्भ में आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम ब्रह्मांड का जो एक अद्भुत चीज है वो आपका है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब जानते हैं इसका क्या महत्व है? पृथ्वी की पूरी जैव विविधता इसी के बदौलत बचा हुआ है। क्लोरोफिल नहीं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और पौधे नहीं कर पाएंगे तो फिर किनका अस्तित्व पृथ्वी पर बचा रह जाएगा? किसी का बचा रह जाएगा। तो क्लोरोफिल इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत अणु है। इसी क्लोरोफिल के बदौलत पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाने में सक्षम होते हैं। और इस क्लोरोफिल का अनिवार्य घटक यानी कि कंपोनेंट कौन है? आपका मैग्नीशियम है। यानी जिस तरह लोहा के बगैर हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण संभव नहीं है, लोहा के बगैर हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण संभव नहीं, आप जानते होंगे। रक्त के आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वह हीमोग्लोबिन अणु बनने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। लोहा परमाणु के बिना हीमोग्लोबिन अणु तैयार नहीं हो सकते। तो जो महत्व लोहा का हीमोग्लोबिन से है वही महत्व मैग्नीशियम का क्लोरोफिल से है। मैग्नीशियम परमाणु के बिना क्लोरोफिल अणु का निर्माण संभव नहीं है। क्लोरोफिल का अनिवार्य कंपोनेंट है कौन? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हीमोग्लोबिन के लिए लोहा महत्वपूर्ण है। तो तीन बातों को मैग्नीशियम के संदर्भ में आपको याद रखनी चाहिए कि मैग्नीशियम का घनत्व मात्र 1.74 है, इसलिए एक बहुत ही यह हल्की धातु है और शुद्ध अवस्था में ज्यादा उपयोगी तो नहीं है, लेकिन बहुत ही व्यापक पैमाने पर इससे मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा वो मिश्र धातु जो वजन में हल्के होने चाहिए, मजबूती पूरी होनी चाहिए। धातु के जलने के लिए या किसी भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, लेकिन मैग्नीशियम बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। किस गैस की उपस्थिति में? नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य अणु है क्लोरोफिल, वो मैग्नीशियम परमाणु के बिना निर्मित नहीं हो सकते हैं। उसके लिए मैग्नीशियम एक अनिवार्य कंपोनेंट है, ठीक उसी तरह जिस तरह हीमोग्लोबिन के लिए लोहा। अब इस मैग्नीशियम को हम प्राप्त कैसे करेंगे? मैग्नीशियम को कैसे प्राप्त किया जाता है?
तो अगर पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मैग्नीशियम के खनिज की स्थिति को देखें तो इसका भूपर पट्टी पर आपको मिलेगा मैग्नेसाइट, जो मैग्नीशियम का कार्बोनेट वाला अयस्क या खनिज है, हालांकि दोनों में अंतर है। तो भूपर पट्टी पर मैग्नीशियम मैग्नेसाइट के रूप में मिलती है। मैग्नीशियम डोलोमाइट के रूप में भी मिल सकता है, हालांकि डोलोमाइट में MgCO3 के साथ COCO3 ज्वाइंट रहते हैं। भूपर पट्टी पर कार्नालाइट उपस्थित है। KCl MgCl2 और 6H2 यानी जल के 6 क्रिस्टल अणु जुड़े रहते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर इप्सम साल्ट, इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट जिससे 7 जल के अणु जुड़े होते हैं। तो मैग्नीशियम एक क्षारीय धातु है। मैग्नीशियम एक क्षारीय धातु है और इसके कई खनिज पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध है। मैग्नीशियम पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मैग्नेसाइट के रूप में मौजूद है, डोलोमाइट के रूप में मौजूद है, कार्नालाइट के रूप में मौजूद है, इप्सम साल्ट के रूप में मौजूद है। अब आपके पास मैग्नीशियम के 4 खनिज उपलब्ध हैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नालाइट और इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट कहते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम के 4 खनिज हमारे सामने में है, इनमें मैग्नीशियम को निकालना जो सबसे ज्यादा आसान है वो किससे आसान है? कार्नालाइट से। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नालाइट, इप्सम साल्ट में से मैग्नीशियम को सबसे ज्यादा निकालना जो आसान है वो किससे? कार्नालाइट से। इसलिए अधिकांश मैग्नीशियम निकाला जाता है कहां से? कार्नालाइट से। अधिकांश मैग्नीशियम निकाला जाता है कहां से? कार्नालाइट से। KCl MgCl2 और 6H2 अशुद्धियां दूर करके फाइनली इसको बदला जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। कार्नालाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम। और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघलाकर यानी द्रव अवस्था में लाकर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। और अब बताने की जरूरत है नहीं कि विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा। विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम प्राप्त होगा। एनोड पर क्या प्राप्त होगा? क्लोरीन प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम के कई खनिज भूपर पट्टी पर मौजूद है। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम साल्ट। लेकिन मैग्नीशियम को जो प्राप्त किया जाता है वो कार्नालाइट से प्राप्त किया जाता है। मैग्नीशियम को कार्नालाइट से प्राप्त किया जाता है। कार्नालाइट से मैग्नीशियम क्लोराइड की प्राप्ति की जाती है और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके मैग्नीशियम को प्राप्त किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि फाइनली जो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम की जो प्राप्ति हो रही है वो किससे हो रही है? मैग्नीशियम क्लोराइड से हो रही है। तो कभी कभी मैग्नीशियम धातु के निष्कर्षण के लिए भूपर पट्टी से कार्नालाइट को नहीं बल्कि समुद्री जल से डायरेक्ट किसको निकाल लिया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड को निकाला जाता है। समुद्री जल में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड तो घुला हुआ ही है,
लेकिन समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड के बाद जो ज्यादा पर्याप्त मात्रा है वो किसकी है? तो अगर कार्नालाइट से हम मैग्नीशियम प्राप्ति करना न चाहे तो एक दूसरा विकल्प है कि समुद्री जल से डायरेक्ट किसकी प्राप्ति की जाए? मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि समुद्री जल में पर्याप्त मात्रा मैग्नीशियम क्लोराइड की भी घुली रहती है। तो कभी कभी समुद्री जल से डायरेक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके मैग्नीशियम को निकाला जाता है। लेकिन समुद्री जल से हम मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त करके मैग्नीशियम तैयार करें, उससे ज्यादा सस्ती विधि है कि ऊपर पट्टी पर उपलब्ध कार्नालाइट से हम मैग्नीशियम प्राप्त करें। बात को समझे कि नहीं समझे? समुद्री जल से मैग्नीशियम क्लोराइड निकाल कर उसका विद्युत अपघटन करके हम मैग्नीशियम को प्राप्त करें, उससे ज्यादा सस्ती विधि है कि ऊपर पट्टी से कार्नालाइट खोज करके हम उससे मैग्नीशियम को प्राप्त करें, मैग्नीशियम की प्राप्ति हो चुकी है, देख लिए ना। लेकिन करिएगा, शुद्ध अवस्था में ज्यादा उपयोगी नहीं है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका मिश्र धातु तैयार करने में होता है। लेकिन मैग्नीशियम धातु का इस्तेमाल मैग्नीशियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक तैयार करने के लिए भी होता है। तो आइए मैग्नीशियम के महत्वपूर्ण यौगिकों को हम समझ लेते हैं। मैग्नीशियम के कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं? मैग्नीशियम के कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं? चलिए दोस्तों, कुछ बात नोट में नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं। अनिल कुशवाहा, जो पढ़ा रहे नोट में है कि नहीं? क्वेश्चन में जरूर होगा क्या? हाँ, इसीलिए आराम से सुनिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाइए। जितना बात फालतू बता रहे हैं सब क्वेश्चन में है। सोडियम बनाए थे, मैग्नीशियम बनाइएगा। इसीलिए आराम से सुनिए बातों को और समझने का कोशिश कीजिए। मैग्नीशियम का सबसे पहला कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। एक तो बात जान लीजिए, वर्ग 1 का क्षारीय धातु हो या वर्ग 2 का क्षारीय मृदा धातु है, वर्ग 1 का क्षारीय धातु, वर्ग 2 का क्षारीय मृदा धातु, दोनों पर धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड पूछ दे परीक्षा में की प्रकृति कैसी है, एकदम क्षारीय। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया। और इसकी यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अति उच्च होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का गलनांक अति उच्च होता है। कहने का मतलब, और एक्चुअल तो हमें याद नहीं है लेकिन इतना जरूर है, 2800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, 2800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का गलनांक। इसलिए इसका इस्तेमाल भट्ठों के आंतरिक स्तर तैयार करने में होता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कौन से कार्य के लिए बहुत उपयुक्त होता है? हाँ, भट्ठों के आंतरिक स्तर। भट्ठा जैसे कि लिक्विडेशन प्रोसेस बताए थे, या लोहे को ही गरमाने के लिए जैसे निस्तापन
और जारन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस बताए थे ना। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस में गर्म करनी पड़ती है और वहीं पर इस्तेमाल होता है किसका? भट्ठा का इस्तेमाल होता है। तो उस भट्ठे के आंतरिक हिस्से को तैयार करने में मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। कारण क्या है? कारण आपके सामने में, गलनांक बहुत ज्यादा होता है भट्ठे के अंदर। आप जानते हैं कि लगातार गर्म होती रहती है वस्तु। अगर स्टील सब लगाएंगे तो मान लीजिए कि लोहा का स्तर बना देंगे, मात्र 1500 डिग्री पर लोहा पिघल जाएगा। तो भट्टों का आंतरिक स्तर किसी ऐसे पदार्थ से बनाना जरूरी होता है कि जो बहुत अधिक ताप पर भी गले नहीं। अब देखे होंगे घरेलू स्तर पर चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है भट्टे या भट्टे का आंतरिक स्तर को बनाने के लिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे भी भट्ठा नहीं समझ रहे हैं। तो निस्तापन जारन वाला जो भट्ठा बनता है उसका आंतरिक स्तर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम का पहला महत्वपूर्ण धातु यौगिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। खासियत क्या है और इन खासियतों के कारण इसका उपयोग कहां पर होता है ये आप समझ गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है Mg2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नोट में सही कर लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डाल दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डाल दीजिए, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जब जल से करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? तो इसको इसलिए कहते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन एकदम आपको दिखाई पड़ेगा किसके समान? दूध के समान, मिल्क के समान। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल से करवा करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहा जाता है कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन बना दे, उसका जलीय विलयन हूबहू किसके समान दिखता है? दूध के समान दिखता है, इसीलिए इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या किसमें किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड, एंटासिड दवाई बनाने में, एंटासिड दवाई बनाने में। अब कहिए एंटासिड दवाई क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला। कभी कभी पेट में अमाशय में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है तो पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल जाता है तो उसे कहते पेट की अम्लीयता, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाता है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो दवाई दी जाती है उसी दवाई को क्या कहते हैं? एंटासिड। तो एंटासिड एक ऐसी दवाई है जो पेट की अम्लीयता को कम करता है, या एंटासिड एक ऐसी दवाई है जो अमाशय में निकले अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दमन करता है। तो एंटासिड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और एंटासिड बनाने में यह क्यों उपयोगी है? तो आप जानते हैं कि एंटासिड दवाई का
एंटासिड दवाई का क्षारीय होना जरूरी है, क्योंकि पेट की अम्लीयता या कहीं पर अगर अम्लीयता है तो उसको क्षारीयता ही दूर कर सकता है। अम्ल के गुणों को क्षार ही नष्ट कर सकता है और क्षार के गुणों को अम्ल ही नष्ट कर सकता है। अम्ल और भस्म के कई सारे गुणों का हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन क्या पढ़े थे कि सबसे बड़ा गुण अम्ल और भस्म का या क्षार का यही है कि जब भी दोनों आपस में भिड़ेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे, दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देगा। तो इसका इस्तेमाल एंटासिड बनाने में इसलिए होता है कि मैग्नीशियम जहरीली नहीं है शरीर के लिए। मैग्नीशियम जहरीली नहीं है शरीर के लिए और इसकी प्रकृति क्षारीय है, तो दोनों शरीर को कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा और पेट की अम्लीयता को क्या करेगा, कम कर देगा, पेट की अम्लीयता को कम कर देगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आइए तीसरा कंपाउंड भी देख लेते हैं। तीसरा कंपाउंड तो हम बताए थे मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें जल के 7 अणु जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, और इसे इप्सम सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इप्सम सॉल्ट कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। और इसलिए बता दिया कि परीक्षा में डायरेक्ट इसका कई बार फार्मूले पूछा कि इप्सम सॉल्ट का क्या फार्मूला होता है। उपयोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसका, ठीक है ना। कभी कभी इसका उपयोग पेंट बनाने में, पेंट जो घरों में, पेंट का मतलब घर में जो पुताई करने के लिए पेंट यूज इस्तेमाल होता है, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। या कपास सबके रुई को कभी सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इप्सम साल्ट, इसका फार्मूला आप याद रखिएगा कि इसमें कैल्शियम सल्फेट में जल के 7 अणु जुड़े रहते और इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी भी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, जिसके कारण हम एंटासिड इससे भी तैयार कर सकते हैं। एंटासिड इससे भी तैयार कर सकते हैं और यह भूपर पट्टी पर डायरेक्ट उपलब्ध है। हम शुरुआत में ही देखे थे कि एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का एक खनिज है। अब 2 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक सोरेल सीमेंट, सोरेल सीमेंट, सोरेल सीमेंट, सोरेल सीमेंट मैग्नीशियम का ही कंपाउंड है। सोरेल सीमेंट मैग्नीशियम का ही कंपाउंड है। MgCl2 5MgO XH2O, ये इसका रासायनिक फार्मूला है सोरेल सीमेंट का। आप जानते हैं कि अभी जो प्रचलित सीमेंट है, अभी जो प्रचलित सीमेंट है वो जोसेफ एस्पर्डीन ने तैयार किया है? हम जो अभी प्राय जो सीमेंट इस्तेमाल होता है घरों को बनाने में, वे जोसेफ एस्पर्डीन का द्वारा तैयार किया गया सीमेंट का ही संशोधित किस्म है। तो सीमेंट जोसेफ एस्पर्डीन ने तैयार किया था जो पोर्टलैंड सीमेंट था, और जोसेफ एस्पर्डीन के पोर्टलैंड सीमेंट से भी तगड़ा सीमेंट होता है कौन? सोरेल सीमेंट। फ्रांस के वैज्ञानिक सोरेल ने भी एक सीमेंट तैयार किया था, जैसे ब्रिटेन के जोसेफ एस्पर्डीन ने सीमेंट तैयार किया था। तो ब्रिटेन के जोसेफ एस्पर्डीन ने जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ सीमेंट को बनाया, उसके कुछ समय बाद फ्रांस के वैज्ञानिक सोरेल ने भी एक सीमेंट बनाया, और यह सीमेंट जो पोर्टलैंड सीमेंट है उससे कई गुना ज्यादा मजबूती होती है, इसमें कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ सीमेंट है यह, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि काफी महंगे होते हैं।
फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों में तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन विकासशील देशों में व्यापक पैमाने पर यह सीमेंट तैयार करवा कर अर्थव्यवस्था को गति देना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है टाइल्स बनाने में किया जाता है। व्यापक पैमाने में क्या बनाने में? टाइल्स बनाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सोरेल सीमेंट का। तो याद रखना है कि सोरेल सीमेंट मैग्नीशियम का ही कंपाउंड है और यह सीमेंट का खोज फ्रांस के वैज्ञानिक के सोरेल ने किया। यह जोसेफ स्पाडीन के पोर्टलैंड सीमेंट से कई गुना ज्यादा मजबूती आती है, लेकिन व्यापक तौर पर महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसका इस्तेमाल टाइल्स बनाने में किया जाता है। तो एक ये मैग्नीशियम का कंपाउंड आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नीशियम अलवा। मैग्नीशियम अलवा। अब मैग्नीशियम अलवा का क्या फॉर्मूला होता है? MgCO3 MgCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको पहले दीजिए या इसको बाद में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जुड़े रहते हैं जल के कितने अणु? 3 अणु। ये जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं, यानी दो कंपाउंड जुड़ गए, इसको डबल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डबल सॉल्ट के बारे में पढ़े थे ना? जैसे फिटकरी का फॉर्मूला पढ़े हैं, फिटकरी का भी फॉर्मूला इस तरह का है, इसे डबल सॉल्ट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो ये जो मैग्नीशियम अलवा है, इसका फॉर्मूला ही पूछा हुआ है परीक्षा में कि मैग्नीशियम अलवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? 3 जल के अणु जुड़े होते हैं। जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? 3 जल के अणु जुड़े होते हैं। आप इस फार्मूला में कभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पहले भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? तो मैग्नीशियम के कंपाउंड में आपको मैग्नीशियम के कंपाउंड में इतना ही याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड याद रखना है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है, उसके बाद आपको इप्सम साल्ट याद रखना है, इप्सम सॉल्ट याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है मैग्नीशियम अलवा याद रखना है, और ये याद रखना है कि सोरेल सीमेंट भी किसका कंपाउंड है? सोरेल सीमेंट भी किसका कंपाउंड है? मैग्नीशियम का। तो ये 5 कंपाउंड याद रखना है मैग्नीशियम का। हाँ, एक और कंपाउंड है और इसका तो बड़ी जबरदस्त इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको हम पहले ही मैग्नेसाइड बोल दिए थे, या ऊपर पट्टी पर उपलब्ध है, डायरेक्ट उपलब्ध है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको हम मैग्नेसाइड कहते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइट आपको बोले कि मैग्नीशियम जो एकदम विषैले प्रकृति का नहीं है क्या? ओ सॉरी Mg होगा, Mg। तो मैग्नीशियम शरीर के लिए विषैले नहीं है, यह बात आपको पता है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट ऊपर पट्टी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल जो है सबसे दंत मंजन बनाने में किया जाता है। हालांकि अब इसका वर्चस्व समाप्त हो गया है, ठीक है। अब दंत मंजन का इस्तेमाल होता है नहीं ना, कोलगेट यानी टूथपेस्ट का ही ज्यादा प्रचलन हो गया, ठीक है। लेकिन 2000 ईस्वी से पहले दंत मंजन का ही बोलबाला था, ठीक है, दंत मंजन। और टेलिकम पाउडर का नाम सुने होंगे, टेलिकम पाउडर, डर्मिकूल, ये यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मैग्नेसाइट काम कर सकते, यानी कि
कैल्शियम कार्बोनेट तो पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर इससे भी ज्यादा उपलब्ध है। और दंतमंजन बनाने में, टेल्कम पाउडर बनाने में, दंतमंजन और टेल्कम पाउडर बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैल्शियम कार्बोनेट को किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का पीस पीस कर पाउडर बनाया जाता है और टेल्कम पाउडर या दंतमंजन बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का बेस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके जगह हम और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट का कर सकते हैं, मैग्नेसाइट का कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम समझ गए, इतना ही काफी है मैग्नीशियम में। क्लियर? कोई दिक्कत मैग्नीशियम में? इतना ही जानना काफी है। अब एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, प्रश्न बनाइएगा। सब हड़बड़ा रहे थे कितना प्रश्न का इस चैप्टर में। यही चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए हीटेड चैप्टर है यह मेटल। आइए दोस्तों, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम लोहा के बाद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम है क्या? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था का, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोहा का होता है। सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु लोहा है। लोहा को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। और लोहा के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी जो धातु है वो कौन है? एल्युमिनियम है। लोहा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। अब तक आप सोडियम के बारे में पढ़े, मैग्नीशियम के बारे में पढ़े, लेकिन दोनों ही धातुएं शुद्ध अवस्था में उपयोगी नहीं था। सोडियम का आप क्या किए? कुछ नहीं किए, लेकिन उनके यौगिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। शुद्ध अवस्था में मैग्नीशियम भी उपयोगी नहीं है, मिश्र धातु बनाकर हम उसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऐसी धातु है जिसका शुद्ध अवस्था में भी व्यापक इस्तेमाल होता है। शुद्ध अवस्था कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? सोडियम का कहीं उपयोग नहीं। क्या करिएगा सोडियम लेकर? कहां उसका उपयोग है? कहीं उपयोग नहीं है। उससे जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसके बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैग्नीशियम के साथ यही था, शुद्ध अवस्था में मैग्नीशियम ज्यादा उपयोगी नहीं है। मिश्र धातु काफी व्यापक पैमाने पर उनसे बनाए जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम शुद्ध अवस्था में सबसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अब तक दो धातु का ज्यादा उपयोग यौगिकों के रूप में हुआ, लेकिन एल्युमिनियम का उपयोग यौगिकों के रूप में कम है, शुद्ध अवस्था में ज्यादा होता है। हम अर्थव्यवस्था, मानव की जिंदगी की बात कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम लोहा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु है। और पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु भी कौन है? एल्युमिनियम है। भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम के बाद लोहा का स्थान है।
ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन अधातु है, एल्युमिनियम। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम हो रहा था, सबसे ज्यादा मात्रा में जो धातु पाया जाता है वो एल्युमिनियम है। लोहा से ज्यादा एल्युमिनियम है। लेकिन एक बात है, लोहा सस्ता है, एल्युमिनियम महंगा है। अब भूपर पट्टी पर उपलब्धता ज्यादा किसका है? एल्युमिनियम से कम उपलब्धता किसका है? लोहा का। लोहा इसलिए सस्ता है क्योंकि लोहा को प्राप्त करना सस्ता है और एल्युमिनियम को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। अब पृथ्वी पर एल्युमिनियम है तो डायरेक्ट थोड़े जाएंगे उठा लाएंगे एल्युमिनियम, कई प्रोसेस के बाद तैयार होता है। तो एल्युमिनियम को तैयार करना थोड़ा खर्चीली विधि है, लोहा को तैयार करना थोड़ा एल्युमिनियम से सस्ता है, इसीलिए लोहा सस्ता, एल्युमिनियम महंगा हो जाता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर लोहा से ज्यादा एल्युमिनियम उपलब्ध है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा बिकता है क्योंकि लोहे को प्राप्त करना सस्ता है और एल्युमिनियम को प्राप्त करना महंगा है, इसीलिए एल्युमिनियम महंगा है। तो एल्युमिनियम लोहे के बाद सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु, और इस एल्युमिनियम का जो है शुरुआती इतिहास जो है बहुत अलग तरह का है। अभी आप समझे कि दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली वर्तमान में धातु बन गया है एल्युमिनियम, लोहा का बात। लेकिन एल्युमिनियम शुरुआती समय में ऐसा नहीं था। अगर शुरुआती समय की बात कीजिएगा, शुरुआती समय में एल्युमिनियम की प्राप्ति एल्युमिनियम क्लोराइड से की जाती थी। एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे पहले एल्युमिनियम की प्राप्ति कहां से की जाती थी? एल्युमिनियम क्लोराइड से। और एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया सोडियम से करवाकर एल्युमिनियम और सोडियम क्लोराइड बनाया जाता था, एल्युमिनियम तैयार किया जाता था। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम शुरुआत में एल्युमिनियम क्लोराइड से निकाला जाता था, सोडियम से अभिक्रिया कराकर, रिएक्शन नोट में दिया होगा। यानी कि सबसे पहले एल्युमिनियम का जो अयस्क खोजा गया था वो क्या खोजा गया था? एल्युमिनियम क्लोराइड, और सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करा करके बनाया जाता था क्या? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्लोराइड से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि इतनी ज्यादा खर्चीली विधि थी, इतनी खर्चीली विधि थी कि जब इस विधि से एल्युमिनियम तैयार होता था, जब इस विधि से एल्युमिनियम तैयार होता था, सोने से भी ज्यादा रेट पकड़ लेता था एल्युमिनियम। इस विधि से तैयार किया गया एल्युमिनियम सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाता है, सोने से भी ज्यादा महंगा। और ये कब की बात है? ज्यादा दिन का 1829 की बात है। कब की बात है? 1829 का बात है। कहा तो यह भी जाता था कि नेपोलियन, नाम सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे, बनियों का देश कहा था इंग्लैंड को, ब्रिटिश, इंग्लैंड ने उस समय तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद कहा जाता था। पूरा ब्रिटेन कहता था पृथ्वी हमारी है, 70% समुद्र पर भी कब्जा हमारा है। ब्रिटेन जो है ना बहुत बात कह कह के भी उस समय डरा लेता था। छोटे मोटे देश के पास जाकर कहता कि 70% समुद्र अपने न है, कहिए न कहाँ जाना है। और उस समय का राजा सब तो हमारा तो जमीन है, इसका तो पानी है, पानी है। तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद कहा जाता था। नेपोलियन ने आया, नाक में दम कर दिया।
तो बनियों का देश का था। तो ऐसा एक क्या कहते हैं फैला हुआ है, किदवंतियाँ नहीं कहते हैं, कई तरह की किदवंतियाँ फैली होती है समाज में। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में एक ये भी किदवंतियाँ, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ऐसी भी किदवंतियाँ मिलती है कि कहा जाता है कि नेपोलियन का जो सबसे अच्छा दोस्त था ना, उसे एल्युमिनियम के थाली में देता था खाने। अब फालतू वालतू जो लोग था ना, उसको सोने के प्लेट में देता था। बात को समझ रहे ना? अपने जमाने में जब एल्युमिनियम को एल्युमिनियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता था, तो एल्युमिनियम सोने से भी ज्यादा महंगे हो जाते थे। और विश्व इतिहास की एक किदवंतियां ये है कि कहा जाता है कि नेपोलियन अपने अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ लोगों को एल्युमिनियम के थाली में खिलाता था, अब बाकी नौकरों की फौज के लिए सोने का प्लेट दिया हुआ था। तो एल्युमिनियम को आप कम नहीं समझिए, एक समय में यह सोने से भी ज्यादा रुतबा वाला धातु, 1829 के दशक में। लेकिन 1886 में एक बहुत बवाल काम हुआ, आपका ये 1886 में 1886 में, और दोनों वैज्ञानिक का नाम जानना बहुत जरूरी। एक अमेरिका के थे, एक फ्रांस के थे। एक का नाम था मार्क हॉल, मार्क हॉल, और फ्रांस के थे हेराल्ड। ये दोनों वैज्ञानिक एकदम 1886 में ही अलग अलग अपने देश में एक साथ एल्युमिनियम प्राप्त करने की सस्ती विधि खोज ली। फ्रांस के तो हेराल्ड को एल्युमिनियम का सबसे पहले कहा जाता है कि हेराल्ड ही सबसे पहले एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट को खोजा था। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और पहली बार यह फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर मिला था, और माना जाता है कि किसको मिला था? हेराल्ड को ही मिला था। हेराल्ड को ही सबसे पहले फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर एल्युमिनियम का यह अयस्क मिला, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बॉक्साइट। अब ये जानते होंगे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और ये पहली बार फ्रांस में ही मिला था। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि को कौन खोजा? मार्क और हेराल्ड। कब? 1886 में। और दोनों अलग अलग खोजा। संयोग देखिए कि दोनों का प्रयोग एक साथ सफल हुआ। यानी ये नहीं कि आप सोचिएगा कि दोनों मिल करके रिसर्च कर रहे थे, अब बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना है, मिलकर रिसर्च नहीं कर रहे थे। मार्क अमेरिका में थे, हेराल्ड फ्रांस में थे। दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक ही समय बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने की सस्ती विधि खोज निकाली। और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ एल्युमिनियम के रेट में 90% से भी ज्यादा की गिरावट आ गई। 90% से ज्यादा की गिरावट आ गई। इतनी गिरावट आई कि किदवंतियां तो फैल गया था कि नेपोलियन असली को देता है एल्युमिनियम की थाली में। जब ऐसा हुआ, ब्रिटेन फैसला लिया कि जेल के कैदी को अब देंगे एल्युमिनियम की थाली में। जेल के कैदी को देंगे, और भारत में दिया भी था। भारत के कई जेल में ब्रिटिश जो है मतलब एल्युमिनियम की थाली का प्रचलन करा दिया। अभी वो है, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन खाने के लिए उपयुक्त तो होते नहीं है, ठीक है ना? खाने के लिए उतना ज्यादा हाइजेनिक होते नहीं है, ज्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए बर्तन के रूप में एल्युमिनियम का, ठीक है ना? स्टेनलेस स्टील ही खाने के सर्वोत्तम विकल्प होते हैं, है कि ना? अब ध्यान दीजिए, ये होता है कि बर्तन जब बनाते हैं ना कुछ पार्ट बर्तन का भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। एल्युमिनियम जाने से बेहतर है कि लोहा जाए, उनको शरीर निकाल देता है
आसानी से बाहर। समझे कि नहीं समझे? ये एक, इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तन का ना ही उपयोग किया जाए। और वैसे भी खाने वाले बर्तन के रूप में एल्युमिनियम का उपयोग मना ही होता है। लोग सस्ते होने कारण खरीदते हैं, मतलब बहुत कम वजनदार होता है, तो जितना लोहा लगेगा उसके आधा में एल्युमिनियम का बर्तन तैयार हो जाता है। ये खासियत होती है एल्युमिनियम की। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति वर्तमान समय में किस अयस्क होती है? बॉक्साइट से। क्लास रुक गया है? क्लास नहीं, क्लास तो चल रहा है। अब झूठ मूठ कर कोई बोल देता ना, उब जाता है ना क्लास से, झूठ मूठ कमेंट मारता। क्लास तो बहुत आधा घंटा पहले शुरू कल था। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये तो एल्युमिनियम का इतिहास है। बाकी एल्युमिनियम का पेरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं बताया, उसको बताने की कोई जरूरत हमको लगता है नहीं है। क्या मैग्नीशियम के बगले वाला है वर्ग, लेकिन 13 पर चला गया है। ठीक है, लेकिन बाकी मैग्नीशियम से कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं। ये भी हल्की धातु है, डेंसिटी 2.7 होता है। तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन पर इसीलिए हम नहीं गए, क्योंकि अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, आप पता लगा लीजिएगा। क्या? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति वर्तमान समय में किस द्वारा होती है? बॉक्साइट के द्वारा होती है। लेकिन एल्युमिनियम के जो सबसे ज्यादा अयस्क बॉक्साइट, एक अयस्क बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला है Al2O3 और 2H2O। इसका रासायनिक नाम जानते क्या? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो बॉक्साइट इसका सबसे प्रमुख अयस्क है। दूसरा जो इसका कोरंडम, कोरंडम Al2O3। तीसरा जो प्रमुख अयस्क है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3Al(F6). ये तीन प्रमुख अयस्क है, लेकिन ये दो अयस्क ऊपर पट्टी पर है ही नहीं, ना के बराबर। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं। कोरंडम, क्रायोलाइट, तीनों से हम एल्युमिनियम को निकाल सकते हैं। तीनों से हम एल्युमिनियम को निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी देश के पास कोरंडम क्रायोलाइट का भंडार नहीं है। जिस देश के पास एल्युमिनियम का भंडार है तो वो किस रूप में है? बॉक्साइट के रूप में है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कोरंडम और क्रायोलाइट की उपलब्धता है ही नहीं कि हम इससे एल्युमिनियम निकालें। भारत में भी उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे देश में, झारखंड जैसे राज्य में अगर एल्युमिनियम उपलब्ध है, एल्युमिनियम के खान है, तो वह किस रूप में है? बॉक्साइट के रूप में। तो लगभग पूरे विश्व का 99% एल्युमिनियम को किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। और आप देखिए कि बॉक्साइट का इतिहास जो हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि हेराल्ड को ही पहले बार फ्रांस में बॉक्स नामक स्थान पर बॉक्साइट मिला था, तो वो भी एक अलग बात है। अब बॉक्साइट Al2O3 और 2H2O। बॉक्साइट जहां भी रहता है तो इसमें गैंग मतलब जानते हैं कि नहीं? अशुद्धि गैंग के रूप में यहां मिलेगा आपको लोहा का एस्क हेमेटाइट। उसके बाद क्या मिलेगा? सिलिका मिलेगा, और भी कुछ अशुद्धि इसमें रह सकता है। लेकिन पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जहां भी बॉक्साइट है उसके साथ दो प्रमुख गैंग कौन रहते हैं?
सिलिका और लौ ऑक्साइड, सिलिका और लौ ऑक्साइड, ये दोनों अशुद्धियां अथवा गैंग बॉक्साइड के साथ रहेगा ही रहेगा। तो इन गैंग को बॉक्साइड से, सबसे पहले बॉक्साइड से गैंग को हटाना बहुत जरूरी है, और इन बॉक्साइड से गैंग को हटाने के लिए 3 विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित है बायर की आर्द्र विधि, बायर की आर्द्र विधि, ड्राई प्रोसेस, नहीं आर्द्र का तो मतलब होता है भींगा हुआ, सॉरी, हॉल का शुष्क विधि, और तीसरा सरपेक की विधि, तीसरा सरपेक की विधि। बॉक्साइट अयस्क के से गैंग को हटाने के लिए, बॉक्साइट अयस्क से गैंग को हटाने के लिए 3 विधि उपयोग में लाई जाती है। बायर की आर्द्र विधि, हॉल की शुष्क विधि और सरपेक की विधि, और सरपेक की विधि। क्लियर हो गया? बॉक्साइट के अशुद्धि को या बॉक्साइट का निष्कर्षण किन किन विधियों से किया जाता है? बायर की आर्द्र विधि, हॉल की शुष्क विधि और सरपेक विधि। हालांकि सरपेक विधि ज्यादा खर्चीली होने के कारण वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। वर्तमान में सरपेक विधि का उपयोग नहीं हो रहा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने के लिए अथवा बॉक्साइड से गैंग को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बायर की आर्द्र विधि का इस्तेमाल होता है। बायर की आर्द्र विधि का वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सरपेक विधि का इस्तेमाल अब पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि सरपेक विधि बहुत खर्चीली विधि है। क्लियर हो गया? और इस तरह से फाइनली प्राप्त कर लिया जाता है क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इन तीनों विधि से सफाइया करते करते अंत में किसकी प्राप्ति की जाती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ने इसको एल्यूमिना पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्यूमिना पढ़ते हैं। यानी बॉक्साइड को हॉल की शुष्क विधि या बायर की आर्द्र विधि या सरपेक विधि के द्वारा साफ करके एल्यूमिना की प्राप्ति की जाती है। किसकी प्राप्ति की जाती है? एल्यूमिना की प्राप्ति की जाती है। किसकी प्राप्ति की जाती है? एल्यूमिना की प्राप्ति की जाती है। अब एल्यूमिना का किया जाता है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। विद्युत अपघटन किया जाता है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि विद्युत अपघटन कैसे होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटन कराने के लिए द्रव अवस्था में बदलना बहुत आवश्यक होता है। ये बात आप जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किस अवस्था में हो पाएगा कंपाउंड का? द्रव अवस्था में। तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने के लिए पहले एल्यूमिना को गलाना पड़ेगा, तब ना इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे। अब विद्युत अपघटन करेंगे, निश्चित रूप से कहिएगा कि एल्युमिनियम तो धनात्मक है, तो ये हमें मिल जाएगा कहां पर? कैथोड पर। वैसे विद्युत अपघटन करने पर धातु कैथोड पर, और ऑक्सीजन जो एक ऋणात्मक आयन है ये कहां चला जाएगा? एनोड पर। ये पिछले क्लास में ही हम आपको जिक्र करा दिए कि कैसे कैसे एनोड कैथोड की ओर गमन होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले इन्हें गलाना पड़ेगा। गलाने में इतना दिक्कत है, इसका गलनांक इतना ज्यादा है, पता चलेगा कि गलाने में ही 2 ट्रक कोयला खप गया। एल्युमिनियम बहुत महंगा, गलाना बहुत टफ काम है। किसको? एल्यूमिना को। बहुत ज्यादा खर्चीली प्रोसेस। क्यों? तो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा है। ज्यादा गलनांक है तो गलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा कोयला चाहिए। तो एल्यूमिना को गलाकर अगर हम एल्युमिनियम की प्राप्ति करें तो यह एक बहुत ही खर्चीली विधि हो जाएगी।
बहुत ज्यादा खर्चीली भी थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन है एल्यूमिना में थोड़ा सा टुकड़ा मिला देते हैं, किसका? क्रायोलाइट का। किसका? क्रायोलाइट का। यह है क्रायोलाइट। Na सोडियम, Al एल्युमिनियम, F मतलब फ्लोरीन, क्रायोलाइट। तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने से पहले जो गलाया जाता है, क्योंकि द्रव अवस्था में विद्युत अपघटन होगा, तो गलाने से पहले थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया जाता है एल्यूमिना में, किसका? क्रायोलाइट का। और क्रायोलाइट डालने से ही बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। एल्यूमिना का गलनांक बहुत घट जाता है। और यह खोज भी अचानक हुई थी। एल्यूमिना गला रहा था कोई प्रोसेस, पहले तो पता नहीं था किन्हीं को कि क्रायोलाइट मिला देने से एल्यूमिना का गलनांक घट जाएगा। तो एल्यूमिना गलाया जा रहा था, और वहीं दरमान वहीं पर क्रायोलाइट था, कोई मिस्टेक से उसमें जाकर फेंक दिया। देखा कि गलना बहुत तेजी के साथ गल गया। उसके बाद फेंकने का सिलसिला चालू ही रहा, और लास्ट में तो वैज्ञानिक और ट्राई करने के लिए कोई चीज और फेंके तो पता चलेगा फ्लू और एस्पार। ये कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लू और एस्पार कहते हैं। ये डाल देने से गलनांक और ज्यादा घट जाता है। और ये दोनों कंपाउंड, ये जो क्रायोलाइट है ना, सिर्फ गलनांक घटाता है, बल्कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के या एल्यूमिना के गलित विलयन की विद्युत चालकता को भी क्या कर देते? बढ़ा देते। विद्युत चालकता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस उतना तेजी से होगा। तो क्रायोलाइट जो है क्रायोलाइट को एल्यूमिना में मिलाने से एल्यूमिना का गलनांक भी घटा, एल्यूमिना का गलनांक की घटा, और विद्युत चालकता भी क्या हो गई? बढ़ गई। विद्युत चालकता बढ़ने के परिणाम यह होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत तेजी के साथ होगा, एल्युमिनियम बहुत तेजी के साथ प्राप्त होंगे। तो इस तरह एल्युमिनियम की प्राप्ति हुई, और इस तरह जब एल्युमिनियम की प्राप्ति हुई, एल्युमिनियम बहुत सस्ते हो गए, उपयोग इतनी तीव्रता से बढ़ी कि आज लोहा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम। कोई दिक्कत? अब एल्युमिनियम तो शुद्ध अवस्था में ही बहुत ज्यादा उपयोगी है। इससे भी कई मिश्र धातु बनाए जाते। मिश्र धातुओं की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब देखे भी होंगे कि मिश्र धातु के लिए एक अलग टॉपिक बना हुआ है। तो मिश्र धातु का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे मिश्र धातु का चर्चा डिटेल से करना है। तो एल्युमिनियम शुद्ध अवस्था में ही बहुत उपयोगी है, और मिश्र धातु इनसे व्यापक पैमाने पर बनाए जाते। कौन कौन हम आगे पढ़ेंगे। कंपाउंड जो आपको एल्युमिनियम का याद रखना है, दो कंपाउंड। एक बात आप जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का एक सबसे ज्यादा व्यापक उपयोग बिजली वाले तार देखते हैं ना, बिजली वाले तार, वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। वैसे विद्युत का सबसे बड़ा चालक चांदी है, कॉपर है, ठीक है, सोना है, और चौथा नंबर पर एल्युमिनियम। विद्युत चालकता की बात करिएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में चांदी दूसरा स्थान, कॉपर तीसरा स्थान, सोना, और चौथा स्थान किसका है? एल्युमिनियम का। बिजली के तार तो चांदी के बनाए नहीं जा सकते। कब कौन खोल लेगा? कहा तो ये जाता 2000 के दशक एल्युमिनियम का तार भी खोल लेता था लोग, ठीक है। हालांकि अब आर्थिक तरक्की बहुत हो गई है, तो शायद किन्हीं को जरूरत ना पड़े। और अब तो लाइन हरदम रहता है, कौन जाएगा काटने,
एक समय था कि लाइन बिछा दिए जाते थे, लाइन की उपलब्धता हो नहीं पाती थी तो लोग तार ही काट लिया करते थे। कई जगह से तो उस समय खबर आती थी कि ट्रांसफार्मर ही उखाड़ लिया गया, ठीक है। अब पता नहीं ट्रांसफार्मर को जाके कहाँ लगाएगा जो उखाड़ा है। तो सिल्वर का लगा नहीं सकते। कॉपर भी बड़ी महंगी है, घरों में प्राय जो हम तार यूज करते हैं उसमें कॉपर रहता है, सोना की क्या ही बात करें। तो एल्युमिनियम बड़ा खास विकल्प है। तो पोल पर जो तार, बिजली के जो तार अधिकांशतः यूज होते हैं एल्युमिनियम के बने होते हैं। पहला कारण तो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है जो चौथा नंबर पर है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण यह है बिजली के तार एल्युमिनियम बनाने का कि एल्युमिनियम जब कुछ समय हवा में रहता है तो एल्युमिनियम अभिक्रियाशील धातु, ये बात तो आपको पता ही है। ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम को वायुमंडल में खुला छोड़ दिए और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है एल्युमिनियम के ऊपर, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जो बनता है एल्युमिनियम के ऊपर, उसकी सबसे बड़ी खासियत रहती है कि अब वे भीतर के ऑक्सीजन को, भीतर के एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से संपर्क क्या कर देता है? काट देता है। भीतर का एल्युमिनियम रिएक्शन करना बंद कर दिया, और इससे एल्युमिनियम सालों साल तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो एल्युमिनियम एक ऐसी ही धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से अपनी सुरक्षा करती है। अपनी ऑक्साइड से अपनी को अपना सुरक्षा करने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। एक बार एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन गई, भीतर का सारा एल्युमिनियम क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। क्लियर है बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एल्युमिनियम का ज्यादा कंपाउंड आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, दो ही कंपाउंड, एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम कार्बाइड। अब ये बताने का जरूरत नहीं है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और एल्युमिनियम कार्बाइड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। पर ये क्या? हाँ, OH का होल 3, सॉरी OH का होल 3 होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना? 3 होता है। सही है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम कार्बाइड। अग्निरोधी जलरोधी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं किसका? या कभी कभी एल्युमिनियम, कभी कभी पूछ देता है कि अग्निरोधी या जलरोधी कपड़ा किससे बनाए जाते हैं, और ऑप्शन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता ही नहीं है। तो ऑप्शन में एल्युमिनियम का जो भी कंपाउंड हो उसी को मार देना है। समझे कि नहीं समझे? अगर सवाल पूछ दे कि अग्निरोधी जलरोधी कपड़े या अग्निरोधी जलरोधी इंस्ट्रूमेंट जो भी पूछ दे किससे बनाए जाते हैं, और ऑप्शन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड न रहे, तो एल्युमिनियम का दूसरा जो कंपाउंड रहेगा उसी को मार देना। एल्युमिनियम ऑक्साइड दे दे उसी को मार देना, वही सही उत्तर होगा उसका। क्लियर हो गया? और एल्युमिनियम कार्बाइड का इस्तेमाल व्यापारिक स्तर पर मीथेन गैस बनाने में किया जाता है। लैब में तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस बनाने का जो लैब प्रोसेस है वो है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ क्या करना। चलिए एल्युमिनियम को खत्म करते हैं। अगला धातु कौन है? कैल्शियम के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्लास यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। अब सोडियम अगला क्लास में पहले सोडियम, एल्युमिनियम और
मैग्नीशियम का क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन में हम 10 मिनट टाइम देंगे, इसलिए आप तीनों का क्वेश्चन करके आइएगा। क्लियर? चलिए आदर्श सिंह, आपका चर्चा चाय दुकान पे हो रहा था, क्या हो रहा था जी? कर चाय दुकान पे चर्चा हो रहा था। मैग्नीशियम का अग्निरोधी कपड़ा में नहीं होता है। चलिए मिश्रा पम्मी छोड़ ही दिए, आप ही का बात मान लिए। कविता सैनी, चंदन बिंद। और देखिएगा बहुत जो है मिस्टेक से सबको बता दीजिएगा कि क्लास यहां पर चल रहा है। ठीक है ना? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब स्टूडेंट को खबर कर दीजिएगा कि क्लास कहाँ चल रहा है, क्योंकि बहुत को हो सकता है कि दिक्कत है। हाँ, पीरियोडिक टेबल का हम डाल दिए हैं, डाल देंगे। ठीक ठीक। क्लास कट रहा था बार बार। नहीं, क्लास तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सूरज कुमार, चलिए दोस्तों।